आज का जो नया टॉपिक है इसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ बर्नौली थ्योरम। लिमिटेशंस क्या है बर्नौली थ्योरम की? तो सबसे पहली लिमिटेशंस बर्नौली थ्योरम की ये है कि बर्नौली थ्योरम ने ये बोला, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम जो लिक्विड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? नॉन विस्कस होना चाहिए, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए। उस आइडियल फ्लूइड में सबसे पहली कंडीशन ये रखी गई कि लिक्विड नॉन विस्कस होना चाहिए। अगर ये लिक्विड नॉन विस्कस है, ये लिक्विड अगर नॉन विस्कस है तो इसका मतलब यह है कि देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स विच डेवलप टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जब विस्कस फोर्स हमारी जीरो है तो इसका मतलब अपोजिशन की फोर्स जीरो है। लेकिन हम लोगों ने एक बात बहुत पुराने टाइम से पढ़ी है और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस नेचर में जब भी हमें वर्क डन करना होता है तो वर्क डन किसी एक फोर्स के अगेंस्ट होता है, और जब यहाँ पर कोई अपोजिशन की कोई फोर्स है ही नहीं तो हम वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा? तो आंसर वर्क डन किसी के अगेंस्ट होगा नहीं। जब वर्क डन होगा नहीं तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। जब कोई अपोजिशन में कोई फोर्स नहीं है तो इसका मतलब अपोजिशन में कोई फोर्स नहीं है तो हम कितनी फोर्स लगाएंगे उसके अपोजिट? जीरो। और जब हम अपोजिट फोर्स जीरो लगाएंगे तो वर्क डन कितना होगा? जीरो। लेकिन हम बर्नौली थ्योरम में वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट किया हमने कि भाई प्रेशर एनर्जी ने इतना उसे वर्क करके दिया और वो वर्क डन किसके इक्वल होता है? उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हम अकाउंट कर सकते हैं वर्क डन को? आंसर है नो। लेकिन हमने बर्नौली थ्योरम ने हमने वर्क डन अकाउंट किया, उसकी कैलकुलेशन करके दी, जो कि प्रैक्टिकली कैसा है? इम्पॉसिबल है। तो पहले लिमिटेशंस क्लियर हो गई। तो पहले लिमिटेशंस ये थे कि अगर विस्कस फोर्स जीरो है तो वर्क डन हमेशा अगेंस्ट द फोर्स होता है, और फोर्स अगर जीरो है और हमारे अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं है तो हम भी कितना फोर्स लगाएंगे? जीरो। कोई अपोजिशन नहीं है तो वर्क डन शुड बी जीरो। बट यहाँ पर हमने वर्क डन कैलकुलेट करके दिया। नंबर दूसरी बात यह है कि अगर ये विस्कस जो है, ये जो लिक्विड है, अगर ये लिक्विड विस्कस है तो हम ये बात जानते हैं प्रैक्टिकली नेचर के अंदर कोई भी ऐसा लिक्विड होता नहीं है कि वो नेचर में कैसा हो? नॉन विस्कस हो। हर लिक्विड के बीच में, हर दो लेयर के बीच में कुछ ना कुछ विस्कस फोर्स तो डेवलप होगी, भले ही कम हो लेकिन विस्कस फोर्स डेवलप जरूर होती है। और जब विस्कस फोर्स डेवलप होती है तो वो विस्कस फोर्स क्या करेगी? हमेशा अपोज करेगी मोशन का। और इसका मतलब दो लेयर्स के बीच में, एक लेयर से दूसरी लेयर के बीच में क्या होगा? टसल होगी, दोनों में एक फ्रिक्शन की फोर्स डेवलप होगी। और फ्रिक्शन का लीड क्या होता है? आंसर है क्या? हीट एनर्जी। तो इसका मतलब दो लेयर जो एक दूसरे के साथ अपोजिशन कर रही हैं, टसल कर रही हैं, टग ऑफ वॉर हो रहा है इनके बीच में चलने के लिए, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी। उस फ्रिक्शन की फोर्स से क्या डेवलप होगा? हीट एनर्जी। इसका मतलब जो यहाँ पर हमने अगर कुछ इस लिक्विड को जो प्रेशर एनर्जी अगर कुछ अमाउंट में वर्क कर रही है तो वो वर्क डन सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में ही तो नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, वो किस में भी कन्वर्ट होना चाहिए? हीट एनर्जी में भी। इसका मतलब हर पॉइंट पर अगर हम एनर्जी की बात करें तो वो टोटल एनर्जी किसके सम के इक्वल होनी चाहिए? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और साथ में हीट एनर्जी भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हीट एनर्जी का तो कोई कंसेप्ट था ही नहीं। तो यहाँ पर तो जो टोटल अमाउंट में हमने एनर्जी, प्रेशर एनर्जी दी वो किसके सम के इक्वल थी? काइनेटिक और पोटेंशियल। या दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी थी किसी भी पॉइंट पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो टोटल एनर्जी है किसी पॉइंट पर वो सम होती है काइनेटिक, पोटेंशियल और प्रेशर एनर्जी के, जबकि हीट एनर्जी का कोई कंसेप्ट इसमें यूज नहीं होता। नंबर तीसरी बात ये थी कि इसमें जो लिक्विड है वो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। लेकिन हम स्ट्रीमलाइन की जगह टर्बुलेंट कर दें उस लिक्विड के फ्लो को तो उसका बिहेवियर कैसा होगा उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। इतनी बात समझ में आती है? उसके बिहेवियर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। और नंबर चौथी बात ये थी कि ये वाला जो पाइप है, ये जो पाइप अगर हम इस पाइप को, ये एक इंक्लाइन जो पाइप था, इस पाइप को अगर हम कर्व कर दें, कैसा कर दें? कर्व, तो क्या ये बर्नौली थ्योरम उसके लिए एप्लीकेबल होगी? तो इसका अकॉर्डिंग नहीं, तो बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि पाइप कैसा है? कर्व है। अगर कर्व पाइप है तो उसमें लिक्विड को कैसा मोशन मिलेगा? रोटेशनल मोशन मिलेगा। और उसका ये कहना था कि आइडियल फ्लूइड वो होते हैं जो कि कैसे होते हैं? इरोटेशनल, जिनके पास टॉर्क की प्रॉपर्टी नहीं होती, जो एंगुलर मोमेंटम नहीं लगा सकते। इसका मतलब अगर हम किसी एक कर्व पाइप में इस बर्नौली थ्योरम को यूज करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम वो वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर जो लिक्विड होगा वो कैसा होगा? रोटेशनल। लेकिन लिक्विड का नेचर कैसा होना चाहिए? इरोटेशनल। इसलिए बर्नौली थ्योरम वहां पे काम नहीं करेगी। उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो देयर आर द सम लिमिटेशंस व्हिच वी मस्ट टू नो। ये चारों लिमिटेशंस याद होगी। पहले लिमिटेशंस ये है कि अगर नॉन विस्कस मीडियम है तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं है। अगर जब कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रही तो उसके अगेंस्ट वर्क डन हमेशा जीरो होना चाहिए।
नंबर दूसरा, लिक्विड नेचर के अंदर कोई भी ऐसा लिक्विड नहीं है कि दो लिक्विड के लेयर के बीच में विस्कस फोर्स ना डेवलप हो, और जब विस्कस फोर्स होगी तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी बन के भी लॉस्ट होगी वो उसके बारे में कोई कंक्लूजन। तीसरा, ये टर्बुलेंट के लिए क्यों नहीं हो सकता, स्ट्रीमलाइन ही क्यों है। और चौथा कि अगर हम पाइप को कर्व कर दें तो उसमें बर्नौली थ्योरम क्यों एप्लीकेबल नहीं होती।